हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी फॉर सीएसई में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, हम लोग राज्य व्यवस्था और इतिहास की जो लेक्चर हम लोग की चल रही थी, तो अभी हम लोग राज्य व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने राज्य व्यवस्था में संविधान की डेफिनेशन देखी थी और राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं उसको समझा था, और हम लोगों ने लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम लोग उसको 1 मिनट पहले हम लोग उसको क्या कहते हैं रिकैप कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या है उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। और हम लोग क्या है एकदम सिस्टमेटिक वे से पढ़ रहे हैं, ताकि आपको क्या है रिविजन करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो। हम लोग क्या है एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर लेमेंटर में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस, जो लोग भी नए हैं, जो लोग भी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसको पहले 2 मिनट रिकैप कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था संविधान किसे कहते हैं, फिर हम लोगों ने देखा था राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए, संविधान क्या है, तो फिर से मैं आज आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। तो उससे क्या है, चीज़ों को एक बार 2 बार सुनने से ना चीजें क्या है आसानी से याद हो जाती है। देखिए, संविधान क्या है, किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालन करने हेतु जिन पहलुओं व उपबंधों की आवश्यकता होती है, जब वह पहलू व उपबंध एक दस्तावेज में संकलित कर लिए जाते हैं, तो और उसे क्या है वैधानिकता प्रदान कर दी जाती है, तो क्या हो जाता है संविधान कहलाता है। जैसे भारत का संविधान, हाँ, जैसे यदि मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ, आप A to Z पूरा नोट करते जाइए। A to Z आपने नोट किया तो वो भी तो संविधान कहलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसे वैधानिकता प्रदान नहीं की गई है। अब वैधानिकता प्रदान कौन करेगा, तो संविधान सभा, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति, ये सब मिलकर तय करते हैं। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और जब यही पहलू व उपबंध जब व्यवहारिक जीवन में इनका अनुपालन होने लगता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो राज्य व्यवस्था की प्रकृति धारण कर लेता है। उसे हम बोलते हैं राज्य व्यवस्था। और फिर हम लोगों ने देखा था कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित किसे कहते हैं, लिखित संविधान और अलिखित। तो देखिए, मैंने बताया था लिखित संविधान क्या होता है, जिसके समस्त उपबंध सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज में संकलित कर लिए जाते हैं, उसे बोलते हैं लिखित संविधान। और अलिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके जो समस्त दस्तावेज है, समस्त उपबंध एक ही दस्तावेज में नहीं होते हैं। जैसे समय के साथ जैसे संविधान संशोधन किया जाता है, तो क्या है लिखित संविधान में एक ही दस्तावेज में उसे ऐड कर दिया जाता है, लेकिन अलिखित संविधान में ऐसा नहीं होता। अलिखित संविधान में कैसा होता है कि जैसे ही कोई नया प्रावधान आया, तो उसे एक अलग दस्तावेज में अंकित किया गया। तो क्या है वो सब चीज, वो क्या है अलिखित संविधान में आता है। अलिखित संविधान का ऐसा मतलब नहीं है कि वो लिखा नहीं है, लिखा है, लेकिन वो क्या है एक दस्तावेज में संकलित नहीं है, अलग अलग दस्तावेज में उसके समस्त उपबंध हैं। जैसे भारतीय संविधान क्या है, उसके समस्त उपबंध, समस्त पहलू केवल और केवल एक दस्तावेज में संकलित हैं। जैसे ब्रिटेन, मैंने बताया था 5 जो देश हैं विश्व के वैश्विक स्तर पर, 5 देश जिसमें अलिखित संविधान है। ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड और इजराइल, 5 देश हैं। इसमें क्या है अलिखित संविधान है। तो ये 5 चीज, इतनी सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, जो सरकार के अंग, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट। फिर हम लोग क्या है, आप देखिए, आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस लेक्चर में होने क्या वाला है शुरू से अंत तक। तो देखिए, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं संविधानवाद। संविधानवाद क्या है और संविधान की प्रकृति। संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति मतलब आपने सुना होगा नम्य संविधान, अनम्य संविधान। जैसे आपने सुना है ब्रिटेन का संविधान क्या है, बहुत ही नम्य संविधान है, बहुत ही फ्लैक्सिबल है। यूएस का संविधान बहुत ही रिजिड है। क्यों है ऐसा, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। संविधानवाद किसे कहते हैं, क्या क्या चीजें संविधान में होनी चाहिए जिससे हम उसे संविधानवाद कह सके। तो ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में एक चीज हम लोग पहले देख लेते हैं। कौन सी चीज है, मैंने बताया था सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के अंग। तो देखिए, सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में।
कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, और तीसरा है न्यायपालिका। अब देखिए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या होता है वो मैं आज अभी डिस्कस करूंगा। देखिए, जो लिखित संविधान होता है उसमें क्या होता है कि सर्वोच्च शक्तियां किसमें निहित होती है? न्यायपालिका में। लिखित संविधान में शक्तियों को क्रम भी बताऊंगा मैं। तो देखिए, लिखित संविधान में सर्वोच्च शक्तियां न्यायपालिका में निहित होती है और अलिखित में सर्वोच्च शक्तियां विधायिका में निहित होती है। एग्जाम में पूछा गया है आपके, इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से हम लोग चीजों को पढ़ रहे हैं। देखिए, न्यायपालिका में लिखित संविधान में सर्वोच्च शक्तियां किसमें निहित होती है? तो सर्वोच्च शक्तियां निहित होती है न्यायपालिका में, और अलिखित संविधान में सर्वोच्च शक्तियां विधायिका में निहित होती है। इसका मतलब आप समझिए। पहले जो विधायिका होती है, लिखित संविधान होता है, उसमें क्या होता है? न्यायालय ही, सर्वोच्च न्यायालय ही सबसे बड़ा विधि संरक्षक कहलाता है। लेकिन वहीं अलिखित संविधान में जो संसद होती है, जो विधि का निर्माण करती है, संसद करती है, तो क्या होता है? सर्वोच्च शक्तियां इसी में ही निहित होती है। मतलब यदि जितने भी अलिखित संविधान है, 5 देश है मैंने बताया, अब उस देश के संसद ने कोई भी कानून बनाया तो उस देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे असंवैधानिक करार नहीं दिया जाएगा। जबकि भारत में कैसा है? भारत में मतलब लिखित संविधान वाले देश में, जैसे देखिए, कोई भी लिखित संविधान वाला देश है, उसने कोई भी कानून बनाया, जैसे भारत की संसद ने किसी विषय पर कानून बनाया, तो क्या है, उसको यदि वह असंवैधानिक है, यदि किसी को भारतीय संविधान में वर्णित किसी भी उपबंध का उल्लंघन हो रहा है, तो जो न्यायपालिका उसे क्या कर देती है? निरस्त कर देती है। निरस्त कर देती है। लेकिन वहीं अलिखित संविधान वाले देशों ने यदि कोई भी संविधान बनाया, अलिखित संविधान वाले देशों ने कोई भी कानून बनाया किसी भी विषय पर, और यदि वह असंवैधानिक भी है तो उससे निरस्त नहीं किया जाएगा, उसे वैधानिकता प्रदान कर दी जाती है। क्योंकि वहाँ पे न्यायालय की नहीं चलती है, वहाँ पे किसका सर्वोच्चता होती है? तो वहाँ अलिखित संविधान वाले देशों में किसकी सर्वोच्चता होती है? तो अलिखित संविधान वाले देशों में सर्वोच्चता होती है विधायिका की। और विधि सृजन का काम कौन करता है? संसद करती है। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, लिखित संविधान में सर्वोच्च शक्तियां किसमें निहित होती है? सर्वोच्च शक्तियां न्यायपालिका में निहित होती है। न्यायपालिका में निहित होती है। मतलब कि लिखित संविधान वाले देशों में सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? न्यायपालिका। भारत की संसद यदि कोई भी कानून बनाती है तो उसके पास क्या न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। तो यदि लिखित संविधान वाले देशों में क्या होता है कि यदि उस देश की संसद ने कोई भी कानून बनाया, विधायिका ने कोई भी कानून बनाया, तो न्यायालय के पास अधिकार है कि यदि वह कानून क्या है, गैर संवैधानिक है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं अलिखित संविधान वाले देशों में ऐसा नहीं है। अलिखित संविधान वाले देशों में क्या है कि वहां पे किसकी सर्वोच्चता है? विधायिका की सर्वोच्चता है। उस दौर में क्या होता है कि यदि उस देश की संसद ने कोई भी कानून बनाया तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसे न्यायालय निरस्त नहीं कर सकता। तो इतना आपको समझ में आया होगा। एक अंतर ये भी है लिखित संविधान और अलिखित संविधान में कि लिखित संविधान में जो सर्वोच्च शक्तियां होती हैं न्यायपालिका में निहित होती है, वहीं अलिखित संविधान में सर्वोच्च शक्तियां विधायिका में निहित होती है। अब शक्तियों का क्रम क्या होगा? तो जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सर्वोच्च शक्तियां किसके पास होती हैं? तो पहला होता है न्यायपालिका, फिर होता है विधायिका, फिर कार्यपालिका। अब देखिए शक्तियों का क्रम देख लेते हैं यहाँ पे। ये सब आपको पूछा जाता है एग्जाम में, शक्तियों का क्रम। न्यायपालिका में सर्वोच्च शक्तियां होती है लिखित संविधान वाले देशों में। ये देखिए लिखित संविधान अभी चल रहा है। लिखित संविधान शक्तियों का क्रम, न्यायपालिका के बाद होता है विधायिका
और फिर आता है कार्यपालिका। इतना सब चीजें हम लोगों ने देखा लिखित संविधान और लिखित संविधान के बारे में। अब देखिए अलिखित संविधान में क्या होता है कि विधायिका की सर्वोच्चता होती है। अलिखित संविधान में विधायिका की सर्वोच्चता होती है। अलिखित संविधान वाले देशों में विधायिका की सर्वोच्चता होती है। अब शक्तियों का क्रम क्या होगा, तो शक्तियों का क्रम होता है सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है विधायिका, जो कि विधि सृजन का कार्य करती है। फिर आती है न्यायपालिका, फिर आती है कार्यपालिका। इतना सारा चीज आपको क्या है पता होनी चाहिए। सरकार के अंग 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लिखित संविधान में सर्वशक्तियां न्यायपालिका में, अलिखित संविधान में सर्वशक्तियां विधायिका में। और यदि देखिए यूपीएससी क्या करेगा, अब यहीं से इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछता है यूपीएससी। इसको पहले आप नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो गया, चाहे स्टेट पीसीएस हो गया, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। इसको एकदम ध्यान से सुनिए और नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए। इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ता है। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, यूपीएससी ऐसे कथन और कारण तो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, और आप यदि पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी कई बार क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है। अब देखिए आपको ऑप्शन है कथन व कारण दोनों सही, कथन व कारण दोनों सही, कथन कारण दोनों गलत, कथन कारण दोनों गलत, कथन सही कारण गलत, कथन सही कारण गलत। चौथा ऑप्शन है कथन गलत कारण सही। देखिए आप प्रीवियस ईयर देखेंगे का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सेम फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। खैर ये क्वेश्चन जो है अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, मे भी हो सकता है पूछा जा सके। देखिए जो चीज आया है उस पर तो डिस्कस करना है, जो चीज नहीं आया है एग्जाम में उसको भी डिस्कस करना है, क्योंकि वो आपका सिलेबस का हिस्सा है, पूछा जा सकता है मे भी। तो देखिए कथन कारण, कथन पढ़िए, लिखित संविधान में सर्वोच्च शक्तियां न्यायपालिका में निहित होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी अब बताया आपको कि अलिखित संविधान वाले देशों में सर्वोच्च शक्तियां न्यायपालिका में निहित होती है। कारण लिखित संविधान वाले देशों में शक्तियों का क्रम न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले डिस्कस किया। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कथन व कारण दोनों सही, कथन कारण दोनों गलत, कथन सही कारण गलत, कथन गलत कारण सही। अब देखिए अब आप इसका आंसर 1 मिनट में कर जाएंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको सही टिक करने में, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो लिखित संविधान वाले देशों में सर्वोच्च शक्तियां न्यायालय के पास होती है, तो ये भी सही हो गया। लिखित संविधान वाले देशों में शक्तियों का क्रम न्यायपालिका सर्वोच्च शक्तिमान होती है, फिर आती विधायिका, फिर आती कार्यपालिका, तो ये भी सही है। तो अब आसानी से इसका आंसर कर जाएंगे, क्या आंसर कर जाएंगे, कारण, कथन व कारण दोनों सही। ठीक है, तो चलिए अब इसको एक क्वेश्चन है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं संविधान के प्रावधान। आपने सुना होगा कि किसी देश का संविधान बहुत ही नम्य है, किसी देश का संविधान बहुत कठोर है, किसी का नम्य व अनम्यता दोनों देखी जा सकती है। तो नम्य और अनम्य संविधान के प्रावधान अनम्य है कि नम्य है, तो इसका अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। देखिए संविधान के प्रावधान, यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए संविधान के प्रावधान। तो देखिए संविधान के प्रावधान जो होते हैं क्या होते हैं, नम्य भी हो सकते हैं और अनम्य भी हो सकते हैं, वह नम्य व अनम्य दोनों हो सकते हैं। देखिए संविधान के प्रावधान, अब देखिए
3 प्रकार के होते हैं संविधान के प्रावधान: नम्य, अनम्य और नम्य प्लस अनम्य। तो देखिए यहाँ पे नम्य, अनम्य और नम्य प्लस अनम्य का अर्थ है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी है। यदि उस देश के संविधान संशोधन की प्रक्रिया एकदम बेहद लचीली है तो कैसा संविधान कहलाएगा, तो वो कहलाएगा नम्य संविधान। और किसी देश के संविधान की प्रकृति, यदि संविधान संशोधन की प्रकृति बहुत जटिल है, बहुत ज़्यादा जटिल है, तो कैसा संविधान कहलाएगा, अनम्य संविधान कहलाएगा। और किसी देश के संविधान में यदि किसी कोई प्रावधान ऐसे है जिसको आसानी से संशोधित किया जा सकता है और कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता, तो कैसे संविधान है, अनम्य संविधान कहलाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिखित संविधान है उसकी एक ही प्रकृति होती है। हमेशा से आप याद रखिएगा कि उसकी एक प्रकृति होती है। वो कैसा संविधान होता है, नम्य। नम्य का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लचीला संविधान होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा नम्य होती है, बहुत ही ज़्यादा सरल होती है। संविधान संशोधन को अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बहुत ही सरल व सहज होती है, बहुत ही सरल होती है। अगर आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे तो किन किन देशों में, तो सिर्फ और सिर्फ अलिखित संविधान वाले देशों में। और अलिखित संविधान वाले देश कौन से हैं, 5 देश हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अभी भी यहाँ पे भी डिस्कस कर लेता हूँ। पहला तो देश है ब्रिटेन, सभी को पता है ब्रिटेन का संविधान क्या है, सबसे ज्यादा लचीला है। ब्रिटेन, सऊदी अरब, ब्रिटेन हो गया, सऊदी अरब हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड और 5वां इजराइल। इन 5 देशों में संविधान संशोधन, इन 5 देशों में क्या है, अलिखित संविधान है। ये देखिए, इन 5 देशों में क्या है, अलिखित संविधान है। तो इन 5 देशों में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, बहुत ही ज्यादा सरल है। आप जब चाहे तब संविधान में संशोधन कर सकते हैं। वहीं यदि अनम्य व अनम्य प्लस अनम्य संविधान की बात किया जाए, मतलब कि नम्य संविधान और अनम्य संविधान में संशोधन, अनम्य संविधान, नम्य व अनम्य संविधान, अब हम लोग देखेंगे। पहला तो ये हो गया नम्य संविधान हो गया, क्या क्या होता है। संविधान संशोधन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यदि बहुत ही सरल है तो वो क्या कहलाएगी, नम्य संविधान का प्रावधान क्या है, बहुत ही नम्य है। अनम्य प्रावधान, किसी देश के संविधान संशोधन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यदि बहुत ही ज्यादा जटिल है तो कैसा संविधान कहलाएगा, तो वह संविधान के प्रावधान बहुत ही ज्यादा, इसका मतलब है संविधान संशोधन के प्रावधान बहुत ही ज्यादा क्या है, कठोर है, अनम्य है। और वहीं आता है नम्य प्लस अनम्य संविधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस नम्य और अनम्य से क्या आशय है। नम्य मतलब सरल, अनम्य मतलब बहुत ही ज्यादा जटिल। इसका अर्थ है कि उस देश का संविधान, जिस देश में कुछ प्रावधानों पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है, साधारण बहुमत से बिल को पास कर लिया जाता है। लेकिन कुछ संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। भारत के जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसमें एक विशेष बहुमत का प्रावधान है कुछ विषयों पर। तो इसका आशय क्या है कि भारत का संविधान क्या है, नम्य प्लस अनम्य, डिस्कस करेंगे अभी, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अनम्य संविधान का यदि एग्जाम्पल दे रहा है तो यूएसए, और नम्य प्लस अनम्य संविधान तो भारत का संविधान। अब लिखित संविधान वाले देश में तो फिक्स है ये 100% श्योर, चलिए 100% श्योर रहता है कि जो उस देश के संविधान की जो प्रावधान है वो कैसे होते हैं, नम्य। लेकिन लिखित संविधान वाले देशों में संविधान के प्रावधान नम्य भी हो सकते हैं, अनम्य भी हो सकते हैं, नम्य प्लस अनम्य तीनों हो सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें आपको क्या है पता होनी चाहिए। चलिए अब नम्य संविधान, अनम्य संविधान और नम्य प्लस अनम्य संविधान देखा। 1 मिनट फिर से देख लेते हैं। नम्य संविधान, जिस देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा सरल है। अनम्य संविधान, जिस देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जटिल है, अनम्य संविधान हो गया। नम्य प्लस अनम्य संविधान, उस देश का संविधान जिस देश के संविधान के कुछ प्रावधानों पर संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा सरल है और कुछ प्रावधानों पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जटिल है।
कौन सा संविधान? नम्य प्लस अनम्य संविधान के अंतर्गत आता है। चलिए इतना सारा चीज आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, और आपके मेंस में आंसर राइटिंग में भी बहुत सारा चीजें आपको यहाँ से लिखना पड़ता है। जब आपको मेंस का जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कहाँ से क्या क्या लिखना है। तो उस आंसर राइटिंग भी सीखेंगे हम लोग, और ऑब्जेक्टिव तो हम लोग साथ साथ करते ही चलेंगे। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोगों ने देखा नम्य अनम्य, और इसके 3 फैक्टर हैं। इसको बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, किसी भी एग्जाम हो, यूपीएससी में भी पूछा गया है, स्टेट पीसीएस, हर स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए, जो श्रीलंका का संविधान है, श्रीलंका का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है, ठीक है, क्योंकि 5 ही देश ऐसे हैं जिसमें अलिखित संविधान, तो बाकी में कैसे होंगे? तो लिखित होंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आप ध्यान से सुन भी लीजिए कि श्रीलंका का संविधान ऐसा लिखित संविधान है जिसके समस्त प्रावधान नम्य है। श्रीलंका का श्रीलंका का संविधान लिखित संविधान है। श्रीलंका का संविधान क्या है? लिखित संविधान है, अतः इसके समस्त प्रावधान क्या है? समस्त प्रावधान नम्य है। एग्जाम में पूछा गया कि लिखित ऐसा कौन सा देश का संविधान है, ऐसा कौन से देश का लिखित संविधान है जिसके समस्त प्रावधान नम्य है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, कुछ भी दे सकता है, उसमें से एक श्रीलंका भी रहेगा, तो आपको क्या टिक करना है? श्रीलंका। तो अब देखिए, नम्य श्रीलंका का संविधान लिखित संविधान है, इसके बाद इसके समस्त प्रावधान नम्य है। नम्य का क्या मतलब? उस प्रावधानों पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा सरल है, इसलिए उसको कहा गया है नम्य। अब वहीं यूएसए, अमेरिका भी लिख सकते हैं इसको, अमेरिका एक लिखित संविधान है, इसके बाद भी इसके समस्त उपबंध कैसे हैं? समस्त प्रावधान अनम्य है। एक लिखित संविधान है, यूएसए का संविधान एक लिखित संविधान है। इस देश के संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जटिल है। देखिए, श्रीलंका का संविधान लिखित संविधान है, इसके बाद भी इसके समस्त प्रावधान नम्य है। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, इसके बाद भी इसके समस्त प्रावधान क्या है? बहुत ही ज्यादा जटिल है, बहुत ज्यादा जटिल है। और ऐसा कौन सा देश का संविधान है जिसके संविधान में नम्य व अनम्य प्रावधान का सम्मिश्रण देखने के लिए मिलता है? तो कौन सा संविधान है? भारत का संविधान, अभी मैंने बताया था 2 मिनट पहले। तो भारत के संविधान में लिखित व अलिखित दोनों का भारत के संविधान एक क्या है? लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है, अतः इसके संविधान के प्रावधान क्या है? नम्य भी है और अनम्य भी है। नम्य व अनम्य, नम्य मतलब कुछ प्रावधानों पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत आसान है, और कुछ प्रावधानों पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जटिल है।
तो इतने ये 3 चीज़ें तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप लोग क्या है एकदम ध्यान से एकदम अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। आप लोग प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर देखिए, तो आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो आप लोग इसको क्या है पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलिए मिटाता हूं मैं। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, संविधानवाद। संविधानवाद किसे कहते हैं? संविधानवाद क्या है, क्या होता है संविधानवाद? संविधानवाद से आशय क्या है? तो देखिए, संविधानवाद किसी भी देश में संविधानवाद का होना हमें लोकतांत्रिक संविधान की लोकतांत्रिक संविधान से क्या कराता है, परिचय कराता है। और लोकतंत्र क्या है? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। पता होगा आपको कि जो हर चीज में समान न्याय व्यवस्था हो, सामाजिक न्याय हो, लैंगिक न्याय हो, तटस्थ नौकरशाही हो, तटस्थ न्यायपालिका हो, निष्पक्ष न्यायपालिका हो, निष्पक्ष नौकरशाही हो। तो ये सब सारी चीज़ें जब किसी संविधान में संकलित कर ली जाती हैं, जब किसी संविधान के जब प्रावधान में ये सब सारी चीज़ें क्या है अंकित हो जाती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं संविधानवाद। और जब ये सारी चीज़ें संविधान में होती हैं तो उसे क्या बोला जाता है, संविधानवाद। और उस ऐसे संविधान को क्या बोला जाता है, संविधानवाद कहा जाता है। तो देखिए, संविधानवाद का होना हमें यह बताता है कि उस देश के संविधान में लैंगिक न्याय है कि नहीं है। लैंगिक न्याय मतलब पुरुष व महिला, स्त्री व पुरुष में समान न्याय व्यवस्था है। तटस्थ नौकरशाही मतलब कि जो जितने भी नौकरशाही है वो सरकार के पीछे लगू ना हो, सरकार के इशारों पर काम ना करे, जो सही हो वही काम करे। तो क्या है, तटस्थ नौकरशाही आता है, उसको कहते हैं तटस्थ नौकरशाही। अभी ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले आप लोग एकदम ध्यान से सुन लीजिए। निष्पक्ष न्यायपालिका, अब न्यायपालिका ही यदि अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगी तो क्या हो जाएगा, न्याय व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। तो क्या है, वहां पे लोकतांत्रिक संविधानवाद जो है वह क्या है, पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगा। सामाजिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, समान व्यवस्था हो, विधि के शासन की संकल्पना हो, संविधान के प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जाता हो। तो ये सब सारी चीजें यदि किसी संविधान में है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे संविधानवाद। और जब किसी संविधान में संविधानवाद होता है तो उसे बोलते हैं संवैधानिक संविधानवाद। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम नोट्स बनाते चलिए। देखिए, संविधानवाद का आशय क्या है? पहले किसी भी देश के संविधान में संविधानवाद का होना हमें संवैधानिक संविधानवाद से परिचय कराता है। ठीक है। और देखिए, इसके कुछ बिंदु हैं। यदि किसी देश के संविधान में है तो उस देश का संविधान कैसे कहलाएगा, संवैधानिक संविधानवाद। पहला तो है विधि के शासन की संकल्पना। विधि के शासन की संकल्पना, लैंगिक न्याय, तटस्थ नौकरशाही, विधि के शासन की संकल्पना मतलब जो भी संविधान में जो भी उपबंध है उसका जब पूर्णतः पालन किया जाता हो तो उसे बोलते हैं विधि के शासन की संकल्पना। वर्णित प्रावधानों का क्या किया जाता है, आदर किया जाए कि हाँ ऐसा जो प्रावधान है उसके ही हिसाब से काम किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो संविधान में जो कुछ उपबंध है उनका उल्लंघन किया जाए। तो क्या हो जाएगा, विधि के शासन की संकल्पना वो नहीं कहलाएगी। विधि के शासन की संकल्पना से आशय सिर्फ इतना समझिए कि जो भी प्रावधान संविधान में है
उसका पूर्णतः पालन किया जाना व सम्मान किया जाना। लैंगिक न्याय, लैंगिक न्याय मतलब स्त्री व पुरुष में विभेद किए बिना, स्त्री व पुरुष में विभेद किए बिना पूर्णतः न्याय व्यवस्था। तटस्थ नौकरशाही मतलब कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है वह क्या है, निष्पक्ष तौर पे अपने कार्यों का संचालन कर सके। तटस्थ नौकरशाही, नौकरशाही तटस्थ न्यायपालिका, तटस्थ न्यायपालिका, न्यायपालिका तटस्थ न्यायपालिका मतलब देखिए जो न्यायपालिका हो वह निष्पक्ष न्याय करने में सक्षम हो बिना किसी दबाव के। तो हो गया तटस्थ न्यायपालिका। विधि के शासन की संकल्पना, लैंगिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय यदि किसी देश के और लोकतांत्रिक मूल्यों की अवधारणा। यदि ये 4 5 6 चीजें यदि किसी देश के संविधान में है तो इसका मतलब यह है कि उस देश में संविधानवाद है। और यदि उस देश में संविधानवाद है तो कैसा संविधान कहलाएगा, संवैधानिक संविधानवाद। और यदि किसी देश में संविधानवाद नहीं है तो कैसा संविधान कहलाएगा, असंवैधानिक संविधान। तो इतनी सारी चीजें आपको क्या क्लियर हो जानी चाहिए। इसके डिफिनेशन लिख लीजिए चाहे तो, लिखना चाहे तो। इसको पहले तो आप लोग नोट कर लीजिए कि किसी देश में संविधानवाद का आशय क्या है। संविधानवाद का मतलब है कि विधि के शासन की संकल्पना हो, दूसरा लैंगिक न्याय हो, तटस्थ नौकरशाही हो, तटस्थ न्यायपालिका हो। तटस्थ न्यायपालिका मतलब न्याय व्यवस्था क्या हो, एकदम चाक चौबंद हो, सामाजिक न्याय हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की अवधारणा हो, हर किसी को बोलने की आजादी हो, हर किसी को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार हो, आम जनमानस को कहीं भी जाने, कहीं भी घूमने, किसी भी प्रकार का रोक टोक ना हो। तो वह क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे वैसे वैसे आपके धीरे धीरे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे और राज्य व्यवस्था में आपकी क्या है, एक अच्छी और एक मजबूत पकड़ विकसित हो जाएगी। तो ये 5 चीजें हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करना चाहे तो या तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं किनारे हो जाता हूँ। चलिए देखिए, मैंने बताया भी आपको कि संविधान में यदि संविधानवाद है तो कैसा कहलाएगा, संवैधानिक संविधानवाद। मतलब कि लोकतांत्रिक संविधानवाद, लोकतांत्रिक संविधान कहलाएगा। यदि किसी देश के संविधान में ये आपका संविधान है, हर देश का एक अपना संविधान होता है, लेकिन उस देश में संविधानवाद है कि नहीं है, उस देश के संविधान में संविधानवाद है कि नहीं है, ये जरूरी नहीं होता है। जैसे आप चाइना देख लीजिए, इजराइल देख लीजिए और रूस देख लीजिए, वहाँ पे कुछ ऐसे चीजें हैं जहाँ पे वहाँ पे संविधानवाद क्या है, पूरी तरह से संकुचित हो गया है, बहुत संकुचित हो गया है। तो कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे संविधानवाद आज भी क्या है, अपने बुरी अवस्था से गुजर रहा है। तो देखिए संविधान तो हर एक देश का होता है अपना अपना संविधान, संविधान प्लस संविधानवाद। क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक संविधान। तो इतना सारी चीजें आपको समझ में आएगा कि संविधान में यदि संविधानवाद है तो कैसे संविधान होगा, लोकतांत्रिक संविधान। लोकतांत्रिक संविधान, भारत का संविधान कैसा है, लोकतांत्रिक संविधान है। यूएसए का संविधान कैसा है, लोकतांत्रिक संविधान है। और यदि एग्जाम में ऐसी सारी चीजें पूछेगी तो आपको पता होना चाहिए कि लोकतांत्रिक संविधानवाद क्या होता है और अलोकतांत्रिक संविधानवाद क्या होता है। यदि किसी देश के संविधान में संविधानवाद नहीं है, संविधानवाद नहीं है, ये क्या है, संविधानवाद नहीं है, कैसा संविधान होगा वो, अलोकतांत्रिक संविधान।
सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि संविधान किसे कहते हैं, संविधानवाद क्या होता है और लोकतांत्रिक संविधान क्या होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको देखिए कथन व कारण में ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो या तो कोई भी एग्जाम हो, तो ये देखिए एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि संविधानवाद का होना हमें क्या बतलाता है। संविधानवाद का होना हमें क्या बतलाता है, 4 ऑप्शन दे दिया, लोकतांत्रिक संविधानवाद, लोकतांत्रिक संविधान, अलोकतांत्रिक संविधान या कुछ भी दे सकता है। तो आपको यदि पता है कि किसी देश के संविधानवाद का होना हमें क्या बताता है, लोकतांत्रिक संविधान कहलाता है, बताता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको कथन व कारण में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस करने वाला है यूपीएससी का, इसको आप लोग यहाँ पे ये 2 चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब हम लोग क्या है संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं देख लेते हैं। बहुत ही जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो हर देश के नागरिक को पता होना चाहिए कि उसके संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। चाहे वो भारत को, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं पता होनी चाहिए। किसी जिस देश का हो उस देश के संविधान की विशेषताएं पता होनी चाहिए। देखिए भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे विशालतम संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा मतलब सबसे विशाल संविधान है। अब वो क्यों है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है क्यों है, एक मिनट डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ पे। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 का 2/3 हिस्सा भारतीय संविधान में शामिल है। नेहरू रिपोर्ट 1928 का 2/3 हिस्सा यहाँ पे भारतीय संविधान में समाहित है। तो क्या है, संविधान अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी चीज 13 से 14 देशों का संविधान क्या है, संविधान के कुछ कुछ उपबंध भारतीय संविधान में शामिल किए गए। तो थोड़ा थोड़ा चीज भी अगर सभी देशों से यदि शामिल किया गया होगा तो भारतीय संविधान क्या है, विशालता तो धारण कर ही लेगी। भौगोलिक स्थिति है, पूर्वी राज्यों के लिए थोड़ा कुछ अलग प्रावधान, दक्षिण राज्य के लिए कुछ अलग प्रावधान, उनकी जनजातियों के लिए कुछ अलग प्रावधान। तो ये सब सारी चीजें क्या है, बहुत ही हम लोग आगे देखेंगे। विशालता के कारण आपका टॉपिक है भारत की विशालता का क्या कारण है। तो देखिए भारत का संविधान एक विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे विशाल संविधान है। दूसरा, भारत का संविधान अपने आप में सबसे बड़ा लोकतंत्र को समाहित किए हुए है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र को समाहित किए हुए हैं। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, भारत है, तो यही कारण है। दूसरा, एकल न्याय व्यवस्था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक तथा वयस्क मताधिकार का प्रावधान,
324 में सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। 324 आर्टिकल। वयस्क मताधिकार 326। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है और वयस्क मताधिकार क्या होता है, यहाँ पे हम लोग खैर जब हम लोग निर्वाचन प्रणाली पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको, बट यहाँ पे समझ लीजिए कि सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि भारत के सभी लोगों को मत देने का अधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि भारत के समस्त लोगों को मत देने का अधिकार। इसका मतलब तो ये भी होगा कि जो छोटा सा बच्चा है जो पैदा हुआ उसको भी अधिकार होगा, लेकिन उसको ही आगे डिफाइन किया गया है वयस्क मताधिकार। जो अपनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो केवल उसी को मत देने का अधिकार क्या कहलाता है, वयस्क मताधिकार। तो जो वर्डिंग आपको पता होनी चाहिए, जैसे सार्वभौमिक है तो सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ आपको पता होना चाहिए, तब आपकी चीजें क्लियर होंगी। यदि आपको पता ही नहीं रहेगा सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है तो क्या चीजें क्लियर होंगी, नहीं होंगी क्लियर चीजें। वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है, ये जब यही नहीं पता होगा तो क्या पता, मतलब कि आपकी पकड़ कमजोर होती जाएगी। तो हम लोग जो भी शब्द आएंगे उसका अर्थ भी हम लोग देखते जाएंगे। सार्वभौमिक 324, वयस्क मताधिकार 326 आर्टिकल है ये, आर्टिकल 324, 326। तो ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एकल नागरिकता। अब भारत का जो नागरिक है वो ये थोड़ी बोलता है कि मध्य प्रदेश का नागरिक है कि उत्तर प्रदेश का नागरिक है। भारत के किसी भी कोने में रह रहा है तो किसका नागरिक है, वो केवल भारत का नागरिक है। 2019 के पहले मतलब 2019 में जो जम्मू कश्मीर था वहां पे क्या दोहरी नागरिकता थी, केवल जम्मू कश्मीर राज्य में, बाकी जगह नहीं। जो भारत का नागरिक है वो जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं कहलाएगा, लेकिन जो जम्मू कश्मीर का नागरिक है था, अभी तो खैर वो प्रावधान हट गया। जो जम्मू कश्मीर का नागरिक था वो भारत का भी नागरिक कहलाता, लेकिन जो भारत का नागरिक है वो जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं कहलाता। तो इसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता, तो जो कि भारत में आपको कभी देखी नहीं गई होगी, सिवाय एक अपवाद है जम्मू कश्मीर की जो 2019 के पहले तक थी, 2019 में उसे समाप्त कर दिया गया। तो एकल नागरिकता, ये सब सारी चीजें आपको, ये क्या है, संविधान की विशेषताएं हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको क्या है पता होनी चाहिए। आपको संविधान की विशेषताएं क्या होती है, संविधानवाद क्या होता है, संविधानवाद की क्या विशेषताएं हैं, नम्य संविधान क्या है, अनम्य संविधान क्या है, नम्य प्लस अनम्य संविधान के प्रावधान क्या है। तो ये सब सारी चीजें आज हम लोगों ने डिस्कस की। तो अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, भारत की अनुसूचियां। आपको पता होनी चाहिए कि भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बट प्रेजेंट में कितनी है, 12। समय के साथ संशोधन होते गया और अनुसूचियां बढ़ती गई। तो वो 12 के 12 अनुसूची के बारे में देखेंगे, और मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार पढ़ेंगे पूरी की पूरी 12 अनुसूचियां आपको दिमाग में सेट हो जाएगी और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यदि इसको नोट नहीं किया तो इसको नोट करिए। और गाइस जो भी चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आते तो लाइक कर देना। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।